हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स में बच्चों मैंने आपको कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने बताया था। आज उसी का अगला टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इस टॉपिक के बाद, इस पार्ट के बाद आपका लास्ट चैप्टर होगा। अब इसके बाद अगला चैप्टर चालू होगा प्रत्यावर्ती धारा संबंधित। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? माना पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होती है, द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है तथा फेरों की संख्या N2 है। कहने का मतलब ये है कि पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, द्वितीयक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है तथा फेरों की संख्या N2 है। अतः संपूर्ण कुंडली में फ्लक्स रेखाओं की संख्या निकालेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स और जो फेरो रेखाओं की संख्या रहेगी दोनों गुणा हो जाएगा, तो N2 × φ2। माना प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा I1 जो आपको ये निकाले हैं, फ्लक्स रेखाओं की संख्या निकाली गई है। फ्लक्स रेखाओं की संख्या यहाँ पर N2 φ2 का मान प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा I1 के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1, N2 φ2 जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो यम आ जाएगा, यम I1। तो यम बराबर निकालेंगे तो N2 φ2 अपान I1, यही आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आया। अब यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर रखूँगा तो यम बराबर N2 φ2 अपान 1, तो 1 से भाग दूंगा तो आएगा m बराबर N2 φ2। ये आपका आया। E विद्युत वाहक बल इक्वल -N2 डेल्टा φ2 अपान डेल्टा t, ये आया। अब N2 φ2 के प्लेस पर मैं रख सकता हूँ MI1, डेल्टा t तो रहेगा डेल्टा t, तो यही आपको क्या रहेगा, E बराबर -m डेल्टा I1 अपान डेल्टा t। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का इसका विद्युत वाहक बल के हिसाब से आ गया। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक बीमा वही होता है जो स्वप्रेरण गुणांक की होती है। जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है वही बीमा, वही मात्रक स्वप्रेरण गुणांक का भी होता है। अब अगला टॉपिक ये है, इसमें दो समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र। दो समतल कुंडली होना चाहिए, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र ये हैं। माना R1 ये दिया है, माना R1 व R2 त्रिज्या की दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जो एक दूसरे के समीप स्थित है। ये R1 है, R2 है जो एक दूसरे के स्थित है। पहली फेरों की संख्या N1, इसमें फेरा जो तार के लगाए गए हैं, जो फेरा आपको N1 दिख रहा है उसमें फेरों की संख्या कितने हैं? N1। दूसरे फेरों में N2 है। पहली कुंडली धारा I1 प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा μ0 इन I1 अपान 2R1। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr²। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ बराबर B A2, φ बराबर μ0
N1I1 A2/2R1। आधार का क्षेत्रफल दूसरे के लिए अगर निकालते हैं तो πr2r², तो फाई बराबर μ0 N1I1/2R1 πr2²। फाई बराबर हो जाएगा μ0/2R1 πr² N1I1। माना μ0/2R πr² इक्वल के मान लेंगे, तो इसके प्लेस पर जो ब्लैक कोष्टक में लिखा हुआ है μ0/2R1 πr², ये इसके प्लेस पर के रख देते हैं, तो φ2 बराबर के N1I1 है जो अन्योन्य प्रेरण। यम बराबर हो जाएगा N2φ2/I1, यम इक्वल N2 N1I1/I1। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा N2 N1, ये हो जाएगा। ये आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कंप्लीट हुआ। अच्छे से एक नोट्स बनाइए एक बेहतरीन तरीके से, उसमें आप नोट्स बनाए हैं जो आप लिखते जाइएगा डेली का वीडियो। अब अगला टॉपिक आता है भंवर धाराएँ। भंवर धाराएँ का मतलब होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी भी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब किसी भी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में घूमने लगता है, जिसके कारण चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह प्रेरित धारा चालक की गति का विरोध करती है, अर्थात जो धारा उसमें उत्पन्न हो जाती है बार बार उसको घुमाने के लिए उसके गति का विरोध करता है। वे धाराएं जो जल में उत्पन्न और भंवर धाराएं के समान होती हैं और उसी के समान चक्कर लगाती है, उन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। जैसे आप जल में देखिए भंवरें उत्पन्न होती हैं, उसी के समान ही क्या करती, चक्कर लगाती रहती, उन्हें कहा जाता है भंवर धाराएं। इसकी खोज फोको ने दिया है, इसलिए इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। इसकी खोज, इसके बारे में किसने बताया था, इसकी खोज किए थे फोको ने, इसलिए इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराएं की हानि या कमी, क्या कमियां हैं क्या हानियां होती है। ट्रांसफार्मर, डायनमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडली की कोड नर्म लोहे की बनी होती है। जब इन यंत्रों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में ह्रास या कमी होने लगती है। कहने का मतलब, जब उसमें जो पतली पतली पत्तियों के नर्म लोहे बने होते हैं, जब उसमें धाराएं उत्पन्न की जाती है तो घूमने लगती हैं, तो पत्तियों क्या होने लगता है, उसमें हानि होने लगता है, कमी होने लगती है। इसे कम करने के लिए क्रोड को नर्म लोहे की अकेले टुकड़े में न लेकर नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इसीलिए इसे इस अकेले टुकड़े में हम नहीं रखते, नर्म लोहा लेते हैं, नर्म लोहा की पतली पतली पत्तियां चद्दर के रूप में बनाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा की हानि कम होती है, ताकि ऊर्जा की हानि क्या हो, कम हो जाती है। अब भंवर धाराएं के उपयोग हैं, इसका उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इसका उपयोग भंवर धाराओं को हम कहाँ करते हैं, प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी में होता है। इसमें धातु का प्रबल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र रखने से प्रबल धारा उत्पन्न होती है। विद्युत, जैसे क्या होता है कि विद्युत रेलगाड़ी को रोकने के लिए उनके पहियों के साथ लगे ड्रम में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने से ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो ड्रम की गति का विरोध करती हैं। अतः ड्रम के साथ पहियों को भी रोकने में काम आती हैं। तो पहियों को रोकने में भी भंवर धाराएं क्या आती हैं,
यहाँ तक मैंने आप क्लियर किए। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से पूरा पढ़ाया जाएगा। तो मैंने आपको जो टॉपिक क्लियर किए, 2 टॉपिक था अन्योन, मैंने आपको ये चैप्टर 2, 3, 4 पार्ट में था, मैंने आपको क्लियर किया था। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इस चैप्टर के बाद प्रत्ययवर्ती धाराएँ, LC, LCR, RC, ये परिपथ, इन सब को पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि पूरा फिजिक्स की पार्ट कंप्लीट किया जाएगा, मैंने वैसे ही आपको पूरा कंप्लीट दिया। सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।